Venus Limited is engaged in business of processing and selling, क्या वर्ड लिखा हुआ है? कैश्यू नट. एक सेकंड के लिए इधर नेक्स्ट पेज पे है. रिक्वायरमेंट जरा ढूंढे. ए, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ February 2020. ऑल मटेरियल वेरिएंसेस का मतलब कहां से लेके कहां तक, टोटल से लेके मिक्स यील्ड तक. लेकिन मिक्स यील्ड कब होते हैं? जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स हो. तो अगर एक से ज्यादा होंगे तो मिक्स यील्ड भी बीच में रहेगा. ऑल लेबर वेरिएंसेस से मुराद टोटल, प्राइस, रेट, एफिशिएंसी, आइडल भी हो सकता है और इसका कोई फर्दर ब्रेकअप नहीं है. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कौन सा वेरिएंस? सारे नहीं, सारे यार नहीं, सारे भाई, सिर्फ एक्सपेंडिचर. कौन सा वाला? नहीं, मार्जिनल है या नहीं है, लेकिन उसने मांगा कौन सा? बजटेड एक्चुअल. बस ये तो दोनों में कॉमन होता है, बाकी उसने मांगे नहीं. फिर एक बी पार्ट भी है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा. तो वेरिएंसेस है. बिजनेस क्या है जी? क्या प्रोसेस करके क्या बेचना. कैश्यू नट क्या होता है अल्लाह जाने, सवाल हो जाएगा. लेकिन क्या कैश्यू नट कोई फिनिश गुड्स है? प्रोसेस एंड सेलिंग, क्या बेच रहे हैं हम? इट परचेजेस रॉ कैश्यू नट, क्या खरीदा जाता है? रॉ फॉर्म में खरीदा जाता है, प्रोसेस करके बेचा जाता है. which then processed and packaged before selling to the consumers. VL uses standard costing. The standard cost card क्या होता है? इस पे स्टैंडर्ड डाटा लिखा होता है. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर टन ऑफ प्रोसेस्ड कैश्यू नट्स पर टन. डायरेक्ट मटेरियल फुल कंसंट्रेट. इंशाल्लाह एग्जामिनर हमें यहां नहीं फंसा सकता इंशाल्लाह, लेकिन जरूर लगा लीजिएगा अपने जहन में. 1.5 tons of what are required to produce 1 ton of what? 1 ton of processed cashew nut requires 1.75 ton of raw cashew nut. क्या बात हो रही है? What is 50,000 per ton? raw cashew nut का रेट, raw cashew nut 1 point, हाँ नहीं, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड डाटा. स्टैंडर्ड के मुताबिक 1.5 टन चाहिए और 1 टन 50,000 कॉस्ट करना चाहिए. शुड टेक या हैज टेकन? डायरेक्ट लेबर 8 hours at the rate of 100 per hour. Bracket underline. Idle time is estimated at estimated क्या अंदाजा भी था. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से नहीं दिए हुए? वेरिएबल नहीं दिए हुए, पता नहीं क्यों, अल्लाह जाने. देख लेते हैं आगे पढ़े इसके क्या लिखा हुआ. ₹275 पर डायरेक्ट लेबर आवर. क्या ये? नहीं, क्या ये? स्टैंडर्ड रेट पर आ रहा है किसका? फॉर बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 17,500 टन क्या है? बजटेड प्रोडक्शन 275 के है, पूरा बोले. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अर्ली रेट है और 1,17,500 टन प्रोसेस करना हमारा बजट था. एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए 1705 टन वर प्रोड्यूस्ड. क्या नाम है इसका? एक्चुअल प्रोडक्शन यार 31,500 टन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 46,500 per ton were purchased and consumed. पता है? Each ton of processed cashew nut took 7 hours to produce and direct labor was paid at the rate of 375 per hour. Actual time, actual rate दिया. Scheduled maintenance of machine was not carried out, which reduced underlying idle time 2. कितना एक्सपेक्टेड था, कितना रह गया? कितना एक्सपेक्टेड था, कितना रह गया? नंबर 5,
Fixed production overheads amounting to rupees 32 million were incurred during the month. ये क्या है? Actual fixed overheads हैं. Actual fixed overhead budget से अगर compare होता है तो शायद game पूरी हो जाए. VL's actual profit for the month February 2020 was higher than the budgeted profit. क्या हुआ एंड में? Actual profit ज्यादा हो गया budgeted से. Views of key department heads on high profitability are as follows. अंग्रेजी आ गई. परचेज डिपार्टमेंट के हेड ने कहा, डिस्पाइट स्टेबल प्राइसेस ऑफ रॉ कैशू नट इन द मार्केट फॉर लास्ट 3 years, हिज डिपार्टमेंट हैज सेव्ड सिग्निफिकेंट कॉस्ट by purchasing material from a new supplier at relatively cheaper rate by good negotiation. This contributes significantly to the increase in VL's profitability. प्रॉफिट बढ़ने का सारा सेहरा कौन लेके जाना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? हमने रॉ मटेरियल को सस्ता खरीदा है निगोशिएट करके, देयरफॉर प्रॉफिट हमारी वजह से हुआ है. हमें कैसे पता चलेगा उसकी बात सही है? वेरिएंस निकाल के. कौन सा रेट वेरिएंस? शायद उसकी बात में वजन हो यार. लेकिन नंबर 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड साहब आ गए. His team decision to increase labor rate has resulted into increased motivation and overall efficiency of workers, which led to increase in. उसने क्या कहा? देखा, हमारे लेबर रेट बढ़ाने की वजह से मोटिवेशन बढ़ने. हमें कैसे पता चलेगा वो सही कर रहा है? एफिशिएंसी वेरिएंस. हाँ, रेट वेरिएंस से पता चल जाएगा कि रेट बढ़ा है, लेकिन जो उसने बात की है एफिशिएंसी वाली, ये हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से पता चल सकती है. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड साहब मैदान में आए. डिलेइंग द शेड्यूल्ड मेंटेनेंस ऑफ मशीन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द VL's profitability. कैसे? द मशीन्स आर रनिंग वेल एंड देयरफॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस कैन बी डिलेड फॉर अनदर मंथ. वो क्या कहना चाह रहा है? मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ी, मशीनें चलती नहीं, मशीन सही रही, आइडल टाइम कम हुआ, देयरफॉर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई. हमने जो मेंटेनेंस को डिले किया है अगले महीने पे, उसकी वजह से शायद आइडल टाइम रिड्यूस हुआ है और काम ना रुकने की वजह से प्रोडक्शन होती रही है, और देयरफॉर ये सारा सेहरा हमारे साथ जा रहा है. पार्ट बी पढ़ने आगे. किसकी बात सही है पता चल जाएगा, लेकिन इसीलिए बी पार्ट में वो कहता है critically evaluate the views of the departmental heads. Your evaluation should include the discussion of the claims made and likely impact of their decisions on the long-term profitability of VL. Definitely हमें पहले तो कैसे पता चलेगा उनके क्लेम सही है गलत? अच्छा, इस तरह करें, इसमें रिक्वायरमेंट ए पे है जरा. इसमें ऑल मटेरियल वेरिएंसेस पे मेरा ख्याल है कि मुझे इस वक्त टाइम वेस्ट करना मुनासिब नहीं है. हम जरा लेबर पे इसलिए फोकस कर लेते हैं कि उसमें जरा आइडल टाइम है, तो इसका पार्ट है जरा होमवर्क की ख्वाहिश होनी चाहिए. ये क्या करना क्या है इसमें आपने? तो टेक इट एज रिवीजन. मेरा ख्याल है ये चीजें टाइम बच गया तो मैं देखता हूँ, लेकिन पहले किस पे फोकस करना है? ये लेबर वेरिएंसेस पे करना. रजिस्टर खोलें. रेडी है सर? आप इस तरह करें, आधा पेज छोड़ दें. किसके लिए? हेडिंग के लिए और ऑल मटेरियल वेरिएंसेस के लिए. आधा पेज काफी है. देख के बता जरा डेटा. आधा पेज काफी है. मेरा ख्याल है टोटल आना है, प्राइस आना है, यूजेज आना, ब्रेकअप नहीं है. एक ही रॉ मटेरियल है तो मिक्स यील्ड नहीं है. तो आधा पेज काफी है. मेरे साथ कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? मिडिल ऑफ द पेज. क्या हेडिंग आ गई? लेबर टोटल वेरिएंस. जी, डिफाइन करना है फॉर्मूला. स्टैंडर्ड आवर वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस, यहाँ गेम अपॉन है
आइडल टाइम इन्वॉल्व है, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉरी एक्चुअल। चला दें गेम। वैसे इसका भी ज्यादा बेहतर ये है कि आप वर्किंग करवाएं, ये मतलब देख के ये भी लिखना जरूरी नहीं। डेटा ढूंढें, क्या हम डेटा ढूंढने की पोजीशन में हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। मायूसी मत भुलाएं, मायूसी मत भुलाएं। जज़ाकल्लाह। 1 unit should take how many hours? 8 hours. 1 hour should cost 300. अगली ब्रैकेट बनवाएं, छोड़ दें आंसर्स। एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की गेम चलाएं। एक्चुअल आवर्स पेड, सॉरी एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स पेड ढूंढें। हाँ जी बिल्कुल सही है, इकट्ठे नहीं दिए हुए, 7 क्या दिया हुआ है? 7 आवर्स क्या दिए हुए? नहीं रिक्वायर्ड नहीं दिया हुआ है। टुक टुक क्या 7 लगे? 7 एक यूनिट को लगे, बने कितने? एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, एक यूनिट ने कितने आवर्स टुक किए हैं? ऐसे ही हो गया। एक्चुअल रेट बताएं। अब कैलकुलेटर उठाएं, लेफ्ट ब्रैकेट का आंसर बताएं। बड़ी अमाउंट अपनी समझ के प्लीज बोल दें। 40.92 मिलियन, बात खत्म करके आगे बढ़े। नेक्स्ट ब्रैकेट 44,756 250। लेफ्ट अमाउंट का नाम बताएं। राइट अमाउंट का नाम बताएं। चलो हो गया, राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट का नाम राइट का नाम, स्टैंडर्ड सेक्शन हो गए। डिफरेंस बताएं। डिफरेंस बता दो यार। फेवरेबल या एडवर्स का डिसीजन फाइनल करा दें। एडवर्स की रीजन बता दें। एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। जल्दी से लिख के इकट्ठे हो जाए, वेरिएंसेस कंप्लीट करवा दें। डियर फ्रेंड 1 मिनट ठहर जाए, रेट वेरिएंस 1 मिनट है। बच्चे देख के लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने करवाया ना यार, उनका हक बनता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। जी ब्रेकअप शुरू करें। वंस अगेन करवाइएगा काइंडली। जी ब्रेकअप का पहला नाम, जहां भी रुक जाए बाद में लिख लीजिएगा, छोड़ दें अगर कुछ रह गया रहना। कितना रह गया वैसे कंप्लीट करना है। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जी स्टैंडर्ड रेट, ये तो पर आ रहा है, पर आ रहा है, पर आ रही क्यों चाहिए? आर से मल्टीप्लाई होना। आर से बताएं, अभी किया था दोबारा यार। 17050 इंटू 7 नहीं ठीक है, मतलब इंटू 7 लिखे, आंसर बताओ। नहीं यार
नहीं फाइनल कर लो। 895 फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन है बाय ज्यादा है। रेट कंप्लीट करके रुक जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। जी सर आइडल टाइम वेरिएंस आएगा बीच में, लेकिन पेज नंबर 291 पे दोबारा जाएं। क्या एक्सपेक्टेड आइडल टाइम वाला फार्मूला लगेगा या एक्चुअल आइडल टाइम वाला? एक नजर दोबारा पेज नंबर 291 पे जाके फार्मूला बोल दें एक्सपेक्टेड वाला। स्टार्ट लो जी, प्लीज रुक जाइएगा, अप्लाई करवा दीजिएगा। पेज नंबर 291 वाला जो वर्ड्स हैं उनको फाइनल करवा दीजिएगा। आइडल टाइम वेरिएंस निकालना लिखो पहले, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड आइडल टाइम भी है, सवाल का डेटा गौर से देखना है, पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड है ही नहीं। देखो फार्मूला क्या लिखा मैंने, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम नहीं, पूरे वर्ड्स वहां से देख के बताएं। एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ये भी ध्यान में रखना, देखना भी है। ऑफ 291 पेज, 291 पेज एक मिनट देखना क्या फार्मूला असल में क्या है। अभी असल में देखना ये है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उस पे एक्सपेक्टेडली आइडल टाइम होना कितना चाहिए था, और कंपेयर फिर किससे करेंगे कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उस पे एक्चुअल आइडल टाइम कितना है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वर्ड है, 291 पेज पे ढूंढना। तो पूरे वर्ड्स ही लिख लेते हैं, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस क्या करना है इसमें, एक्चुअल आइडल टाइम ऑफ डेफिनेटली एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी एक्सपेक्टेड आइडल टाइम एंड एक्चुअल आइडल टाइम। और मल्टीप्लाइड बाय क्या होना है, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। कुछ नहीं करना, सिर्फ फिगर्स ढूंढनी है, छोड़ दें जहां भी है। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, 17050। अब हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब स्टैंडर्ड डाटा में चले जाए, 8 आवर्स एक्सपेक्टेड थे इंटू 5%। क्या ख्याल है, नहीं पहले ये सोचें किया क्या है, इंटू 8, 5% एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 6820। अब ये 6820 क्या है, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग, एक्चुअल आइडल टाइम के वर्किंग रिलैक्स होकर करवाएं, 17050 इंटू 7 इंटू 4%, 4% होना। एक्चुअल आइडल टाइम का रेट 4% हो गया है, 5% नहीं, इसको छोड़ें काइंडली प्लीज। मैंने वर्किंग कैसे की है ये किसी को पता चला है? एक्सपेक्टेड में रेट 5% था और एक्चुअल में रेट 5% की बजाय 4% रह गया है। मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 5/100 हो जाएगा खुद ही, इसमें इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है, हमने 5% बस निकालना। तो ऐसे ही हम गलत तरफ इस वक्त चले जाएंगे, वो घर से देख लेंगे, फिर हम दोबारा इससे कंपेयर करके कल फाइनल कर लेंगे। 5% एंड 4%। सॉल्व कीजिएगा। What is 4774 and what is 6820? एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हमारा बहुत दिल कर रहा है, एक मिनट रिलैक्स। डिसीजन मुझे ले दें, फेवरेबल है या एडवर्स है? रीजन, तो आइडल टाइम कैसे फेवरेबल हो गया? हो गया एक्सपेक्टेड था,
एक्सपेक्टेशन से कम टाइम वेस्ट हुआ है, मल्टीप्लाइड में, लेकिन रेट क्या आना है, रेट बताएं, रेट 300 स्टैंडर्ड रेट। फाइनल आंसर निकाल लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें। थक गए हैं, थक गए हैं, थक गए हैं, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, थकावट जिंदगी का हिस्सा है। जिससे मोबाइल देख के थक जाते हैं, लेकिन कभी परेशान नहीं होते कि यार मोबाइल देख देख के थक गए, आराम से सो जाते हैं। इसी तरह अगर पढ़ाई करते करते भी थक जाए तो कभी परेशान नहीं होना, रिलैक्स कर लेंगे, एक नए जज्बे से दोबारा शुरू हो जाएंगे। कब तक मिशन ऑन है? लगता है मरवा के छोड़ूंगा। जी सियाली साहब, फिलहाल मिशन ऑन हुआ है या फिलहाल ही मिशन ऑफ है? ऑन है सर, यही ना बात। क्या ऑन है वैसे, मोबाइल तो ऑन थी। फेवरेबल की वजह, आंसर क्या आ रहा है? 613-800। वाई फेवरेबल? बोल दे। एक्चुअल आइडल टाइम इज लेस देन द एक्सपेक्टेड आइडल टाइम। ये फाइनल है नहीं, एक रहता है कौन सा जी, ये भी काइंडली पेशेंस काइंडली का दिखाएं। एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फार्मूला लिखवा दें। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क भी आने, एक्चुअल आवर्स वर्क स्टैंडर्ड आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। पेशेंस दिखानी है, प्लीज पेशेंस दिखानी है। वर्किंग शुरू होने कर दूं? रेडी सर? एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, प्लीज रुक जाएं। अब मल्टीप्लाइड बाय 8, नहीं ठीक है, 8 तो होना है ना पहले, 8 मतलब 8 तो आना है। मैंने कब कहा बात खत्म होगी, मतलब 8 तो आने लगे। 8 क्या है? नहीं स्टैंडर्ड आवर्स वर्क नहीं, एक यूनिट के स्टैंडर्ड आवर्स वर्क है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आइडल टाइम है, अगर हमने इसमें भी आइडल टाइम रखा तो दोबारा आइडल टाइम का इफेक्ट इसके अंदर फिर आ जाएगा। अब हम बेसिकली देखने क्या लगे, एफिशिएंसी देखने का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कितने घंटों का काम था और कितने घंटों में हुआ है, इग्नोरिंग क्या, आइडल टाइम। वो क्यों? क्योंकि हमने आइडल टाइम की वजह से जो होना था वो अलग देख लिया। अब ये मिक्सअप हो जाएगा अगर हमने 8 में से क्या ना निकाला, 5% ना निकाला। इन अदर वर्ड्स अब यहाँ क्या होगा, 95%। यार पहले तो ऐसे नहीं होता था। रीजन 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 हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे होते थे, हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे होते थे। अब यहाँ हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और एक्चुअली भी हुआ है। अगली वर्किंग करवाएं फिर मजा है। एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे निकालो, इनटू 7 और ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में 5% और उसका 4% हम ऑलरेडी कहाँ कंसीडर कर चुके हैं। तो आइडल टाइम में वेरिएंस में जो सेग्रीगेशन होगी, अब यहाँ क्या करूं, 96%। 96 कहां से आ गया, 4% कम हो गया। समझ आ गया? क्या ये भी कोई नया काम हुआ है? ये एक्चुअल आवर्स वर्क वाला काम नया नहीं है, एक्चुअल आवर्स वर्क वाला काम नया नहीं है। दोबारा जरा रेट वेरिएंस देखें अपना जरा। रेट वेरिएंस में पेड आवर्स आए हैं या वर्कड आवर्स आए हैं, लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस में वर्कड आवर्स ही लिए हैं। कैलकुलेटर उठाएं, 17050 इंटू 7 करें और इज इक्वल टू दबाएं। ये क्या है, ये वो आवर्स हैं जिनमें पैसे दिए होंगे, ये वो आवर्स हैं जिनमें पैसे दिए होंगे। लेकिन इसी को जरा इंटू 95% करें, 96 सॉरी। अब ये क्या आया, वो आवर्स जिनमें काम हुआ होगा, काम हुआ होगा। आई होप कि कुछ बात समझ आ गई। मल्टीप्लाइड बाय
300। आंसर जरा अगर हो जाए आर्स के तो अच्छा है, जरा कंपैरिजन आसान हो जाएगा। लेफ्ट ब्रैकेट का आंसर 1 2 9 5 8 0 and 1 1 4 5 7 6। क्या है ये? कितने आवर्स का काम कितने आवर्स में हुआ है? ये सेंटेंस ठीक है मेरा अकॉर्डिंग टू द वर्किंग। इन घंटों में वाकई काम होना चाहिए था और इन घंटों में वाकई काम हुआ है। कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ है? 1,30,580 घंटों का काम। आंसर बताएं, फेवरेबल की वजह बताएं। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे कि एक्चुअल आवर्स वर्क कम है। एक आखिरी काम ठहरे लिखने से पहले तीनों वेरिएंसेस को इकट्ठा करें। इकट्ठा का मतलब एडवर्स फेवरेबल देख के क्या टोटल मैच करता है? ये किसका ब्रेकअप हुआ है? नहीं, फिगर समझ आ गई ना प्लीज? ऊपर एडवर्स था ना, ये मैच हो रहा है। कौन कौन सा ऐड होके कौन सा लेस हो गया? फेवरेबल्स ऐड होके एडवर्स लेस हो गया, तो ये उसका ब्रेकअप है। डेफिनेटली आप नोट कर लें। ये पेज नंबर 387 सामने रखते हैं, जरा काइंडली जरा ये इसके कमेंट्स भी पढ़ लें। अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन एक तो जरा देखें कि जो क्लेम्स थे वो परचेज डिपार्टमेंट का मटेरियल वेरिएंसेस के हवाले से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेबर के हवाले से और एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स के हवाले से। तो काइंडली जरा पढ़ लें, मेरा ख्याल जरा बात से इतना क्लियर हो जाएगी। यकीनन मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है फेवरेबल है या एडवर्स है? सात क्वेश्चन देखें जरा। परचेज मैनेजर साहब क्या कह रहे थे? नहीं मतलब उन्होंने कहा था कि हमने निगोशिएट करके प्राइस कम करवा ली है, तो यहाँ तक तो उनकी बात सही लग रही है। लेकिन ये कहना कि अच्छी क्वालिटी निगोशिएट कर ली है, ये शायद सही नहीं है। उसकी वजह क्या? यूजेज वेरिएंस एडवर्स है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर भी 27 मिलियन बच गया। वैसे मतलब जितना मटेरियल के अगेंस्ट पैसे बचाए हैं उतना यूजेज वेरिएंस एडवर्स नहीं आया। लेकिन जरा अपना जो पढ़े आप यहाँ 387 पेज उसकी आखिरी दो लाइनें जरा देखें। लेकिन अगर यूजेज मटेरियल सही क्वालिटी का नहीं है तो लॉन्ग टर्म में इस चीज का मसला भी आ सकता है। नहीं मतलब चीजें अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी तो बिजनेस की गुडविल खराब होने से भी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है। लेबर में प्रोडक्शन मैनेजर का क्लेम क्या था? क्वेश्चन में पढ़े पढ़ लेबर रेट वो कहता है इंक्रीज होने से लेबर मोटिवेट हो गई थी और जिससे प्रोडक्शन इंप्रूव हो गई। ऐसे हुआ? देखते हैं नहीं, किसी हद तक बात ठीक भी है। वैसे लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स है, इसका मतलब प्राइस वाकई बढ़ी है। लेकिन उसके बाद फिर दो तरह की एफिशिएंसीज अपने कैलकुलेट की। आइडल टाइम वेरिएंस भी फेवरेबल है और एफिशिएंसी वेरिएंस भी फेवरेबल है। लेकिन ओवरऑल अगर इकट्ठा देखा जाए तो रेट वेरिएंस ज्यादा 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 बढ़ा है। मतलब मीन्स उसे नेट करके फाइनली एडवर्स ही है, तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ लेबर रेट बढ़ने से जितना होना चाहिए था। एफिशिएंसी कम ही होगी। और दूसरा फिर एक और भी था नीचे वो जो शेड्यूल मेंटेनेंस थी वो भी डिले होने की वजह से फिर आइडल टाइम भी उतना नहीं हुआ एक्चुअली जितना होना चाहिए था। तो सिर्फ ये कहना कि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी मुनासिब नहीं है। आइडल टाइम की रिडक्शन की एक वजह क्या थी? आखिरी पैराग्राफ देखो। और जब मेंटेनेंस करवानी थी मशीन की वो भी टाइम पे नहीं करवाई है। पढ़ते जाइएगा जरा काइंडली जरा इंग्लिश में जरा। जर्नलिस्ट साहब पढ़े
पढ़ा था बस, मेरे ख्याल आपने कहा था पढ़ने में, ये पढ़ा करें, हर चीज को सीरियस लिया करें, जस्ट कैलकुलेशन इज नॉट अनफ। थोड़ी सी इंग्लिश अगर लिखनी पड़ जाए तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग, और ज्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिख सकेंगे, ये भी ज़हन में रखा करें। अच्छा सवाल था वैसे, ओवरऑल भी देखा रहे ठीक है, इसमें एक आइडल टाइम तो नई चीज आई है, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल एक अच्छी रिवीजन हो सकती थी इससे। एनी कंफ्यूजन ओवरऑल? एक एंट्रीज का सवाल दिया था, पेज नंबर बताएं, एंट्रीज का था क्या था? पेज नंबर कौन सा जी? 199 पे है। क्वेश्चन में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनी हुई थी, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस दी हुई थी। कॉस्ट लेजर एक वर्ड रिक्वायरमेंट में अंडरलाइन करा, कॉस्ट लेजर इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये काइंडली हाईलाइट करते रहिएगा। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? बुक्स ऑफ फैक्ट्री का मतलब फिर क्या हुआ? ये अलग अकाउंटिंग होनी थी, इस पर वर्ड को अंडरलाइन करें, ब्रैकेट में लिखा तो हुआ है, लेकिन कॉस्ट लेजर मीन एक मतलब क्वेश्चन पिछले में भी आया बट पेज नंबर 197 पे भी शायद आया स्टार्ट में, कॉस्ट लेजर व्हिच मींस बुक्स ऑफ फैक्ट्री। तो कितने लेजर बनाने थे? 4 बनाने थे, तो ये तो मेरा ख्याल होने चाहिए, है इशू। इसका बी पार्ट में क्या करना था? एक आपको पिछले पेज पे आंध्र एक फाइनेंशियल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया था बाय यूजिंग कौन सा? नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाया हुआ इसने, तो इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से बनाया हुआ। नहीं मतलब उसका शायद प्रॉफिट दिया हुआ एंड में, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ कॉस्ट अकाउंट्स के एंगल से, ग्रॉस प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज एज फॉलोस। नहीं मतलब मैं कहने चाह रहा हूँ कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंगल से और एक कॉस्ट अकाउंटिंग के एंगल से। अब ये प्रॉफिट बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसका डिफरेंस सिर्फ स्टॉक्स की वजह से होगा। ये उसी तरह की रिकंसिलिएशन है जिस तरह की रिकंसिलिएशन आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में बनाई है। तो क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट एंड ओपनिंग स्टॉक हैज, अगर वो ज़हन में आ जाएगा तो बात क्लियर हो जाएगी। तो स्टॉक्स आने थे सारे कैलकुलेशन में। एक मुझे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का लेजर कहा जा रहा है, लेजर बनवाया जरा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का लेजर बनवाया, ओवरहेड्स ढूंढना। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वैसे कहते किसे? फैक्ट्री ओवरहेड्स है। फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट साइड पे क्या आएगा? एक्चुअल आएगा, और क्रेडिट साइड पे अप्लाई आएगा। तो जरा डेटा जरा ढूंढ जरा बताएं, ओवरहेड्स कितने कितने कहाँ कहाँ दिया? नहीं अब्जॉर्ब बाद में बताएं, पहले एक्चुअल ढूंढा। हाँ जी, कहीं ढूंढ दे जरा मुझे। 60,900 को डाटा स्कैटर्ड है, 60,900 की एंट्री बताएं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट, अब ये फाइनल कर लें जरा इसे, ये दो हिस्सों में एंट्री जरूर है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट, जनरल लेजर क्रेडिट, और दूसरी एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको फिर नेट लिखी नजर आएगी, सही है? ये जनरल लेजर का वर्ड सेपरेट बुक्स की वजह से है, अदरवाइज एंट्री हम करके यूज टू हो गए थे फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, लेकिन फैक्ट्री एक्सपेंसेस का जो रेफरेंस है वो जनरल लेजर के साथ है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस के साथ है, तो नेट करके कंपाउंड एंट्री आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट है जनरल लेजर क्रेडिट। मिली कहाँ से ये फिगर? ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में गिवन है। फिर एक पर अलग एडजस्टमेंट है, रेंट की है शायद एडिशनल पे, एडिशनल रेंट पर मंथ 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों हुआ? क्वार्टरली डाटा, तो इसकी एंट्री बता दो। ये भी जनरल है, ठीक है, बस रेफरेंस शायद एडिशनल रेंट लिखा हुआ, ये भी फैक्ट्री, खर्चा किसका? फैक्ट्री का, हेड ऑफिस ने पे करना,
तो वहाँ एडिशनल रेंट लेजर में लिखा हुआ, और अप्लाइड दिया हुआ शायद, अप्लाइड कैसे निकाला? डायरेक्ट वेजेस कितनी है? 40,200 मल्टीप्लाइड बाय 185%, 1.85, आंसर आया 74370। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर आनी है। ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है? ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है? ओवर अप्लाइड लग रहा है मुझे, कैलकुलेटर पकड़ रहा है। ओवर अप्लाइड है यार, ओवर है या अंडर है, कैलकुलेटर पे पता चलेगा। ओवर अप्लाइड की एंट्री बताए मेरी तरफ देख के, एंट्रीज ना बदलिएगा, एंट्री बाद में फिर सोच के डिवाइड कीजिएगा। इफेक्टिव रेट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, लेकिन अब जरा वो 5 लेजर्स इनमें लाना। इफेक्टिव रेट्स तो डेबिट हो जाएंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल उधर जाके डेबिट होनी, क्रेडिट होनी, सॉरी। इफेक्टिव रेट्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, लेकिन दिक्कत देगी एंट्री, तो इधर कैसे पूरी होगी? फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवर इट्स इफेक्टिव रेट्स डेबिट और जनरल लेजर वर्ड आ जाएगा। तो प्लीज एंट्री वैसे रटा ना लगाएं कोई, कौन सी एंट्री को फिर डिवाइड करके लिखें, इंटीग्रेटेड ही को डिवाइड करके लिखें। एंट्रीज फैक्ट्री रेट्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, लेकिन फैक्ट्री रेट्स डेबिट इन फैक्ट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट इन हेड ऑफिस। जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर पे रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है सर, ये ठीक है आसिम सर, अली आसिम। बाकी इसकी रिकंसिलिएशन में कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ एंड करेंगे? हाँ जी, किसी भी एक प्रॉफिट से शुरू करें और किसी दूसरे प्रॉफिट पे आ जाएं, लेकिन जिस प्रॉफिट से शुरू करेंगे उसका क्या करेंगे? उसके स्टॉक्स रिवर्स कर देंगे, और जिस प्रॉफिट में आना है उसके स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें प्लीज जरूर देखते जाएं। एग्जामिनर अनफॉर्चुनेटली ढूंढते ढूंढते यहाँ ना पहुंचा। तो बाकी तो सारा डाटा वही था जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने फैक्ट्री से रिलेटेड और फिर स्टॉक्स डिफरेंट बताया हुआ था फैक्ट्री के अकाउंट्स में। ऐसे स्टॉक्स डिफरेंट हो सकते हैं, वजह भी मतलब एक्सप्लेन हुई भी है, कोई बताएगा क्या वजह लिखी हुई? रॉ मटेरियल नहीं, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के तो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की वजह से भी फर्क हो सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक हमेशा किस मेथड से मेजर होता है? नहीं 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 नहीं, स्टॉक नहीं, वो कॉस्ट है, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है। बाकी ठीक है, अगर एनआर भी आ रहे तो वो भी है, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी है और मार्जिनल कॉस्टिंग भी है, लेकिन रॉ मटेरियल के जो स्टॉक्स हैं वो फिर 5 को 80 से भी डिफरेंट हो सकता है।